बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा प्री मैरिज काउंसलिंग जो वो था, प्री मैरिज एंड पोस्ट मैरिज काउंसलिंग का जो सेशन है, उसका ये आखिरी सेशन है। उसके बाद नया बैच स्टार्ट होगा और इसका जो मतलब एक कॉमन टॉपिक रह जाता है, शेयर्ड गोल इन अ हैप्पी मैरिज लाइफ। मतलब अभी हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा मैरिज का सीन हमने देखा कि इस्लाम में शादी क्यों होती है। शादी की वजह से हमने पर्सनालिटी को देखा, हस्बैंड वाइफ की पर्सनालिटी को कैसे, वाइफ पर्सनाल बे हस्बैंड की और हस्बैंड वाइफ की पर्सनालिटी को कैसे आइडेंटिफाई करें। और ख़ानदान क्या होता है, ख़ानदान में कौन सी चीज़, मतलब इन लॉज रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करेंगे, हस्बैंड वाइफ में पर्सनल कंपैटिबिलिटी क्या होगी। हमारा पूरे 15 मतलब 10 मॉड्यूल्स पर ये पूरा कोर्स कंटेंट है जो हमने देखा। यहाँ शेयर्ड विजन यानी कि हमारा अपना विजन जो है, दोनों पूरी हस्बैंड वाइफ का मिलकर स्पाउस रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ का जो शेयर्ड विजन है, यानी कि आपस में एक दूसरे का तालमेल है। कपल को अपना मकसद चूज़ करना है। सपोज़ वो दोनों एक दूसरे को समझकर स्टार्टिंग में डिसाइड कर लेते हैं, या आफ्टर मैरिज, या अभी भी जिनकी मैरिज पुरानी हो गई 7-8 साल, वो ये चूज़ कर सकते हैं कि हम दोनों को मिलकर अपने बच्चों के लिए कूल एंड काम रहना है और दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है। इसमें हस्बैंड को भी मतलब ये वो रहता है कि हस्बैंड भी जो है अपनी वाइफ को अंडरस्टैंड करे और वाइफ भी हस्बैंड को अंडरस्टैंड करे। अब ये दोनों का कब पॉसिबल होता है, जब उनसे बात की जाती है। आपको हमने कम्युनिकेशन स्किल भी बताया कि कैसे बात करेंगे, और ये भी बताया कि हस्बैंड को किस तरह से बात करके उन्हें राज़ी किया जाएगा कि वो बात करें। टाइम को टाल देना, यानी कि उसी वक़्त पर आप शुरू नहीं हो जाएँ, उसी वक़्त पे छोटे-छोटे झगड़े हो रहे हैं या कोई बात हो रही है, तो उसी टाइम पर फ़ौरन लड़ाई झगड़े पर शुरू हो जाने के बजाय ख़ामोश हो जाइए थोड़ी देर और उसके बाद लंबी साँस लीजिए, अपने दिमाग को सुकून दीजिए। उसके बाद कहिए, ठीक है भई, हम इस पे बाद में बात कर लेते हैं, ठीक है? जब बिल्कुल दोनों का मूड बहुत कूल एंड काम हो, या फिर वॉकिंग करते हुए, या आप जो है बेडरूम में, या आप जो है नेचर के साथ इंटरेक्शन के साथ धूप खाते हुए, या किसी साहिल पे, बीच पे जाते हुए, रेत में पैर डालकर, जो बॉम्बे में है तो उनको साहिल है, जो नहीं है तो वो गार्डन में, लेक में, स्विमिंग पूल है, आप वो अपने जो फार्म हाउसेज़ हैं, होटल में नहीं बोल रही हूँ। होटल में होता ये है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो होटल का, खाना पकने की वजह से वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा और ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो इसीलिए खाने को देखकर इंसान खाने में तो रह जाता है, दबाव क्रिएट होता है। नेचर के साथ टॉक, नेचर के साथ बात। तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात करके ये समझने की कोशिश करें कि यार, आप कल बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहे थे। बच्चों के सामने इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ से आप बोलेंगे तो बच्चे मेरी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? आपको मतलब थोड़ा-सा मेरी बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए था, मैं ये नहीं कहना चाह रही थी। मेरे कहने का ये मकसद था। फिर हस्बैंड भी वाइफ़ से कह सकता है कि तुम इतने ज़ोर से चीख रही थी। तुम्हें बच्चों का समझना चाहिए कि ये बच्चे तुम्हीं से ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ये बच्चे अगले घर जाएँगे, लड़कियाँ भी, और लड़के जब जैसे डील करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारे पूरे ख़ानदान को, हमारे ख़ानदान क्या होता है ना, हस्बैंड वाइफ़ और बच्चे, ये हमारे पूरे सर्कल को बहुत नुकसान पहुँचाएगा। दोनों एक-दूसरे के साथ बात करें, और फिर ये कि जब दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों की बॉन्डिंग हो, तो दोनों एक-दूसरे से ये बोलें कि हमें अपने घर के, जैसा कि ट्रस्ट करना चाहिए हस्बैंड को बीवी पर, कि वो खर्च को पैसे माँग रही है, तो वो उसकी ज़रूरत है। अक्सर हस्बैंड्स क्या करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए घर की, उसको ट्रस्ट करना चाहिए कि तुम बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हो, और बीवी ने भी हैंडल कर लेना चाहिए। बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, बच्चों का स्कूल है, स्कूल जाना है, उनकी छोटी-मोटी शॉपिंग है, ग्रोसरी है, अगर बहुत हस्बैंड मसरूफ़ हैं तो। अगर मसरूफ़ नहीं है, तो बीवी ने खुद कर लेना नहीं है तो दोनों मिलकर करना चाहिए। और अगर मसरूफ़ हैं, जैसे कि अब हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो कोई टाइम वो साथ में ग्रोसरी करते हुए या मॉल में शॉपिंग करते हुए एक-दूसरे से डिस्कशन करें, बात करें कि ये वाला देखिए, इसके रेट्स ये हैं, इसके रेट्स ये हैं, इसको का हमको नहीं लेना चाहिए, इसको लेना चाहिए, ये खर्च हो जाएगा, ये नहीं होगा। इस तरह की बात करनी चाहिए। अब अगर दोनों हस्बैंड वाइफ में दोनों का के बिज़नेस वग़ैरह हस्बैंड का है, तो बीवी ने खुद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए कि भई मैं कर सकती हूँ, ग्रोसरी मैं कर लूँगी, और शौहर को उस पे ट्रस्ट करना चाहिए। यही नहीं, बल्कि बहुत सारे इवेंट्स को बीवी के मामलात में इंटरफेयर शौहर ने ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और अगर ट्रस्ट नहीं करता है शौहर कि नहीं, मैं सब ला के दूँगा, बस तुम्हारे हाथ में खर्च बहुत है,
तो यहाँ पर विज़न शेयर नहीं होता है। ये बार-बार एहसास दिलाना कि तुम्हारे हाथ में खर्च बहुत है, तुम ज़्यादा खर्च करती हो, तुम्हारे हाथ में ये ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ों से फिर ये चीज़ें होती हैं कि आपको मतलब दोनों को मिलकर बजट बनाना चाहिए। परमानेंट खर्च जैसे कि एक मॉड्यूल में हमने बताया आपको कि बजट कैसे बनाएँगे, परमानेंट चीज़ों को कैसे अलग करेंगे, आप टाइम बीइंग चीज़ों को कैसे अलग करेंगे। 1 साल में 1 मर्तबा स्पेंड करने वाली चीज़ों को और 5 साल में 1 मर्तबा स्पेंड करने वाली चीज़ों को अलग बजटिंग कैसे करेंगे। लेकिन अगर आपको मुश्तरका यानी कि मिला-जुला दोनों के अंदर एक गोल को शेयर करना है और दोनों ने अपने विज़न को एक-दूसरे से शेयर करना है, तो हस्बैंड को बीवी पर ट्रस्ट करना चाहिए वाइफ़ पर और वाइफ़ को अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट करना चाहिए कि मेरा हस्बैंड मेरे अलावा कोई और चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। अब ये देखने के लिए क्या है ऑब्सेशन होता है, वाइफ़ को अक्सर क्या होता है ऑब्सेस्ड होती हैं वाइफ़्स, कभी-कभी हस्बैंड ऑब्सेस्ड होते हैं। ऑब्सेशन हमेशा एब्नॉर्मल साइकोलॉजी में आता है। ऑब्सेशन मीन्स बहुत ज़्यादा किसी के मामले में घुसना और ये बताना कि बस तुम्हारा मेरी नोट बंधी हुई है। तुम हस्बैंड है तो मेरे हर मामले को देखो, तुमको मेंटली प्रेज़ेंट होना चाहिए, तुम मेरी तारीफ़ करो, मेरी तरफ देखो, मेरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो। तो याद रखिए मर्द की मेंटालिटी औरत की तरह नहीं होती है और ना औरत की मेंटालिटी मर्द की तरह होती है। ऑब्सेशन एक एबनॉर्मल साइकोलॉजी में आता है। ओवर ऑब्सेस्ड चाइल्ड दिल पर से जल्दी उतर जाती है शोहर के। दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग बिहेवियर। जैसा कि मेरी पूरी बात सुनो, मेरे कपड़ों का कलर तुम्हारे पसंद का तुम ज़रा ये वाला लो। अब वो नहीं चाह रहा है। कैसे हमने आपको पर्सनैलिटी टाइप बताया है। 4 टाइप की पर्सनैलिटी होती हैं। एक ब्लू ज़ोन पर्सनैलिटी होती है, एक ग्रीन ज़ोन, एक रेड और एक येलो। अब जो रेड होती है वो लीडरशिप टाइप है, वो आपके बताने से कपड़े-वपड़ों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। ना वो आप पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ना उन पर, उनका दिमाग में लीडरशिप होती है, समाज को कंट्रोल करना ये सब होता है और वो उनका जो टेम्परामेंट होता है फायर, फायर मतलब आग, यानी कि गुस्सा बहुत होता है और उनके अंदर गुस्सा भी होता है और उनके साथ-साथ उनके डिसीज़न बहुत बोल्ड होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। अब ऐसे हस्बैंड ऑब्सेस्ड बीवियाँ होती हैं जो ब्लू या ग्रीन ज़ोन से होती हैं। तो वो ऑब्सेस्ड बीवी को बिल्कुल नहीं बनती, यानी अगर वो ग्रीन से हो यानी कि वाटर टेम्परामेंट की हो, तो उसका नेचर जो है हस्बैंड के फायर को बहुत ज़्यादा कूल करेगा, अच्छा रखेगा। लेकिन अगर वो अर्थ से हो तो बिल्कुल नहीं बनेगी। मिट्टी से आग की भला क्या तालमेल? तो वो बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है चाहेगी कि मैं अपने भी शौहर को कंट्रोल करूँ। अच्छा येलो से भी बहुत मुश्किल जाता है। येलो भी एक्सट्रोवर्ट होता है। येलो से भी रेड का बहुत मुश्किल, एक तीरो तफंग बहुत तेज़, दूसरा भी तेज़। तो इस तरह से हस्बैंड के टेम्परामेंट्स को समझना और उसके बाद कंपैटिबिलिटी को बनाना। व्हाट इज़ कंपैटिबिलिटी? कंपैटिबिलिटी मीन्स दोनों हस्बैंड वाइफ में एक अच्छा अच्छा हेल्दी जॉयफुल रिलेशनशिप। जैसे कंपैटिबिलिटी मीन्स इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड वैल्यू बेस्ड हार्मनी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। यानी कि वैल्यू बेस्ड हार्मनी। अच्छा ठीक है, अभी आप चल सकते हैं, इट्स ओके, नहीं कर सकते हैं, मैं कर लूँगी, परेशान नहीं हूँ। या वाइफ़ से वो कह रहे हैं वाइफ़ को, अच्छा तुम्हारा मूड नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से दोनों के अंदर एक कूलनेस होना चाहिए, इमोशनली बैलेंस्ड। हमेशा याद रखिए, मैं एक छोटा-सा वीडियो आपको लास्ट में बताऊँगी, जिसमें आपको बताऊँगी कि किस तरह से हमें हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत सारे ट्रैशेज़ जो हैं, बहुत सारा कचरा हमारे दिमाग को कितना बुरा तरीके से मतलब वो बनाता है, मेसी बनाता है और हमारा दिमाग जो है कचरे का डब्बा बन जाता है। तो हमें कुछ कचरा निकाल कर फेंक देना चाहिए। ओवर एक्सपेक्टेशंस ओवर एक्सपेक्टेशंस भी वन टाइप ऑफ इमोशंस को बहुत ज़्यादा वो करते हैं। इमोशंस जज़्बात को हमारे बहुत भड़काते हैं। ओवर एक्सपेक्टेशंस मीन्स ज़बरदस्ती की तवक्कुआत। तुम ये करो, तुम वो करो। तुम्हें ये करना चाहिए, फलाँ की बीवी को देखो वो कितने अच्छे से मैनेज कर लेती है। फलाँ के हस्बैंड को देखो वो कितने अच्छे से कर लेते हैं। फलाँ के शौहर ने तो उनके लिए इतने ज़ेवर लाए हैं। फलाँ का इतनी अच्छी शॉपिंग करवाता है। मेरा बहन का शौहर ये करता है। ये सब कचरा है। और ये कचरा असल में आपसे कह रहा है कि आप अपने हस्बैंड को कम और फलाँ के हस्बैंड को ज़्यादा देखती हैं। और बीवी के हस्बैंड भी अगर ऐसा बोले कि वो मेरे भाई की बीवी आते हैं ना मेरे पास झगड़ा करके, तो वो यही बोलते हैं, मेरे भाई की बीवी तो इतने ज़बरदस्त तरीके से करती है, मेरे भाई की बीवी ऐसे मैनेज करती है, मेरी बीवी के अंदर ये है ही नहीं। तो ये तुलना, ये कंपैरिजन, ये क्राइम है। इसका मतलब ये है कि हस्बैंड का दिमाग अपनी बीवी पे कम फोकस कर रहा है, दूसरों पे ज़्यादा कर रहा है। कभी भी दूसरों से कंपेयर, तुलना नहीं करना चाहिए। इमोशनली बैलेंस्ड होना चाहिए।
इमोशनली बैलेंस्ड होना ये आपकी मेंटल हेल्थ का इशू है, ये अपने पार्टनर का नहीं है, स्पाउसेस का नहीं है। जैसे कि हमको शिकायत होती है कि मेरे हस्बैंड ऐसे, मेरे हस्बैंड बहुत सारी शिकायतें लेके मेरे पास ख़वातीन आती हैं। तो मैं जब उनको कहती हूँ कि ठीक है आपने सुना दिया, अब आपके हस्बैंड से मैं सुनूँगी। तो वो कहते हैं मुझे ज़्यादा शिकायत नहीं है, बस वो ये मेरे पीछे चक-चक करके लग जाती है कि मुझे मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो। व्हाट इज़ टाइम? क्या दूँ? वो मुझे मैं बिज़नेसमैन हूँ, मैं जो है मतलब ये कि मैं स्कूल टीचर हूँ, मैं उसके अलावा प्लीज़ आपका माइक माइक ऑफ कर दीजिए। म्यूट करिए प्लीज़। वो मेरे मेरे मतलब मेरे हस्बैंड जो है वो कहते हैं मैं स्कूल टीचर हूँ, मैं जो है मतलब ये कि मैं डॉक्टर हूँ, 24 घंटे अपनी बीवी को टाइम नहीं दे सकता और मेरे साथ लाभ-लाभ बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अब बीवी से पूछो तो पता चलता है वो मुझे टाइम नहीं देते हैं मैम, मेरे मायके जाना है तो वो नहीं छोड़ेंगे, शादी में जाना है तो कार ड्राइव करके नहीं तुम रिक्शे से चले जाओ। वो मेरे बच्चे के बर्थडे पर अगर मैंने उनसे कुछ प्लान डिस्कस किया तो वो बोलेंगे कि नहीं, नहीं, नहीं ये मतलब तुम कर लो, ज़्यादा तवज्जो से सुनेंगे नहीं। मैं अगर उनसे कहूँ कि बच्चे की रोज़ा रखाई करनी है, तो उस पर भी बोलेंगे तुम अपने हिसाब से कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर वो जल्दी बेडरूम में नहीं आएँगे, फलाँ नहीं करेंगे। भई आपको हमने पूरे कोर्स में समझाया है, सिखाया है कि किस तरह से हस्बैंड के टेम्परामेंट्स को पता करने के बाद आप जो है अपने हस्बैंड से क्या चीज़ उनके इंटरेस्टिंग है और क्या नहीं है। मैं एक सिंपल एग्ज़ाम्पल इसके लिए आपको देती हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल ये है कि चिड़िया दाना खाती है और बिल्ली दूध पीती है। लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन है कि चिड़िया ने दूध पीना चाहिए और बिल्ली ने दाना खाना चाहिए। आपके एक्सपेक्टेशंस हैं। अक्सर मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि वॉशिंग मशीन में खाना पकना चाहिए और गैस पर कपड़े धुलने चाहिए। मतलब आप किसी भी इंसान के मिज़ाज के खिलाफ उससे काम करवा रहे हैं, तो वो क्या करेगा? आजकल बच्चे माँ-बाप भी अगर बच्चे को बोलने लगे बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं बर्नआउट होके निकल जाते हैं, फट जाते हैं, बोलते हैं नहीं माँ-बाप का घर छोड़ देंगे, मैं नहीं रहूँगा, लेफ्ट आउट हो जाऊँगा, मैं रह ही नहीं सकता, मैं ज़ूम आउट हो जाऊँगा, मैं कहीं चला जाऊँगा, शादी के बाद साथ नहीं रहूँगा। मेरी माँ के अंदर बहुत अजीब आदतें हैं, वो कंट्रोलिंग बिहेवियर है, टीनेजर ऐसा बोलते हैं। असल में कंट्रोलिंग बिहेवियर जो होता है ना, चाहे हस्बैंड की तरफ से हो या वाइफ़ की तरफ से हो। हस्बैंड भी बीवियों को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बाज़ मेरी पसंद का खाना पकेगा, मुझे ये पसंद नहीं है तुमने पकाया क्यों? भई तुम्हें नहीं पसंद है किसी और को पसंद होगा, घर में बच्चों को पसंद होगा, ये तुमने क्यों पकाया? मुझे इसको सामने नहीं देखना है, तुम यही वाले कपड़े पहनो, वो कलर जो कलर मुझे पसंद है रात-दिन बस तुम वही कलर पहनो। यार मूड स्विंग्स होते हैं अलग-अलग औरतों के, कभी-कभी उनको ना रेड कलर पसंद अच्छा लगता है, कभी-कभी बहुत लाइट कलर्स उनको सूट करते हैं, मतलब अंदर से दिल बोलता है। कलर को वियर करना ये उनकी डिपेंडेंसी है, कभी-कभी आपने बोल दिया कि ये कलर मुझे पसंद है, और उसको दिल बोल रहा है कि मेरे हस्बैंड आ गए हैं, मुझे जो है इस कलर में होना चाहिए तो वो वेयर कर ले, लेकिन वो पहन ले। लेकिन अगर हस्बैंड बोले कि नहीं तुम्हारे पास पूरा वार्डरोब मैं मेरे पसंद का सेट करूँगा तो ये कंट्रोलिंग बिहेवियर है। मैंने बोल दिया मैके जाओ तो जाना, नहीं तो नहीं जाना दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग बिहेवियर। मैंने जितना बोल दिया उतना करो, ये कंट्रोलिंग बिहेवियर है। अब बीवी बोलती है आपका मोबाइल हाथ में आना ही नहीं जब कुछ अरे काम है तो काम करने दीजिए उसको, फिर बाद में बोलिए कि भई ये वाला टाइम पे फिक्स कर दीजिए ना। अगर मसरूफ़ आदमी है, तो बोलिए कि यार तुम 15 सेकंड बोलने के भी स्टाइल होते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं। यार आप आधा घंटा ओरिजिनल टाइम, मी टाइम यानी कि स्पाउस टाइम हम यूज़ करेंगे। इसमें हम थर्ड पार्टी डिस्कशन नहीं करेंगे। हम बच्चों के मुस्तकबिल पर, बच्चों के स्टडीज़ पर, आप मुझ पर, मैं आप पर कि आपके हाथ देखो आपने केयर करना छोड़ दिया। बीवी से शौहर बीवी से बोले, तुमने नेल्स को तराशना पहले तुम कितने अच्छे से कलर करती थी, अब नहीं कर रही हो। अब तुमने अपने बाल सजाने बंद कर दिए। उनके अंदर तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, बीवी में भी, शौहर में भी एज वाइज़। उसको नोटिस करके बोलना कि यार तुम पहले ज़रा अच्छा करती थी करो। देखिए दोनों एक-दूसरे को जितना खुश रखते हैं वो उतना यंग, जवान और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। और दोनों एक-दूसरे को आधा घंटा ही सही, आधा घंटा एक-दूसरे के लिए टाइम स्पेंड करें। अब आप आपके मतलब मैं जब ऐसा बोलती हूँ, तो फिर सामने वाला कहता है मैम वो आधा घंटा भी नहीं निकालते। भई निकलवाना तुम्हें नहीं आता है ना, कम्युनिकेशन करो ऐसे। कि यार देखिए आज हम ना ज़्यादा नहीं, लंबी टाइम नहीं, लेकिन थोड़ा-सा ही सही, आधा घंटा ही सही, हम लोग एक-दूसरे के साथ बात करेंगे। कुरान मजीद ने भी इसको ऐसे ही कहा है कि जब आप खिलवत में हों, यानी कि दोपहर के टाइम में और रात के टाइम में, तो अपने बच्चों को तहज़ीब सिखाओ कि वो नॉक करके दाखिल हों घर में। तो ये कंपैटिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि हम बात कर लें पहले।
फिर बच्चों के इश्यूज़ पर, इकोनॉमिक इश्यूज़ पर, बच्चों के अलग-अलग चीज़ों पर, ये सारी चीज़ों पे सामने डिस्कशन ना करते हुए अलग से करें। यानी कि आपके इन-लॉज़ के कुछ और मसले होंगे, तब भी वो आप अलग से करें, यानी कि बच्चों के सामने नहीं करें। बच्चों के लिए एक पर्सोना यानी कि पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ता है दोनों को। दोनों एक-दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हों, दोनों हँसी-मज़ाक कर रहे हों। देखिए याद रखें, बच्चा अगर ये महसूस कर ले कि मेरे मदर-फादर दोनों आपस में लड़ रहे हैं, अभी आ रहा है आगे मैं इसको और डील करूँगी। इसको आगे डील करूँगी। इमोशनल कंपैटिबिलिटी क्या होती है? टाइप ऑफ कंपैटिबिलिटी यानी इमोशनल कंपैटिबिलिटी होती है कि हम एक-दूसरे को समझें, एम्पैथी लेवल हाई हो कि यार मेरा हस्बैंड बाहर जो है काम करता है, व्हाटएवर काम यानी कि वो बिज़नेस करता है या वो टीचर है या फिर कुछ और इंजीनियर है, डॉक्टर है या फिर वो कहीं कंपनी में जाता है, छोटी-बड़ी सब हर किस्म की जॉब करता है। इसके पता नहीं जॉब के कितने मसाइल, कितने इश्यूज़ हैं, क्योंकि क्या होता है ना, मर्दों के दरमियान भी मर्दों को एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल से मिलता है। बाज़ कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका बॉस है, एक्सेप्टेंस नहीं है उसके पास में। वो जब भी काम करके जाता है तो दूसरे को प्रमोशन देता है, इसको नहीं देता। ये अंदर ही अंदर परेशान है। बेचारा क्यों परेशान है कि प्रमोशन मिलेगा तो पैसे बढ़ेंगे तो बीवी और बच्चों को खुश रख पाएगा और घर पे आते ही बीवी, "आप टाइम नहीं देते, आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता और आप हमेशा मोबाइल में लग जाते हैं।" वो थका हारा आया, उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा। यही बात मैं आपको पेरेंटिंग सेशंस में बताती हूँ ना कि जब आपके बच्चे क्लास में उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, जब उनका टीचर उन पे तवज्जो नहीं देता, जब बच्चे उनकी बुली करते हैं, जब बच्चे उनको लूज़र फ्रेम करते हैं, फ्रेम आउट करते हैं कि लूज़र है, तो बच्चा अंदर से चिड़चिड़ा हो जाता है। वो किसको बोलेगा? एक माँ ही होती है जो वो अपना गम निकालेगा तो चिड़चिड़ाता है, चिल्लाता है, चीज़ों को फेंकता है। अक्सर ये बच्चे देखो जो इस तरह के चिड़चिड़ाते हैं, जब आप उनसे बात करेंगे तो वो हाइट के छोटे होंगे और प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी आप म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरी रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बेंस आता है। तो हुँ, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ आप म्यूट कर लीजिए। तो ये बच्चे जो है ना अगर आप बात करें तो जेनेटिक्स पे बात करेंगे, बड़े बच्चे होते हैं टीनेजर जेनेटिक्स पे बात करेंगे और कहेंगे कि मम्मा ननियाल में सब लोग छोटे कद के हैं, ददियाल में छोटे कद के हैं और मेरा कद उन्हीं पे आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहीं न कहीं बुली फेस किया है, कहीं न कहीं अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं। तो जब बच्चा इतना परेशान होता है तो वहीं पर कंपनी में या स्कूल्स में या फिर कहीं और अलग-अलग जगह पर डॉक्टर्स भी उनके भी अलग-अलग टेंशन होते हैं। मार्केट में कॉम्पिटिशन्स बढ़ जाता है, बिज़नेसमैन के टेंशन्स अलग होते हैं, कॉम्पिटिशन्स मार्केट में बढ़ रहा है, उनको बहुत सारे कंसाइनमेंट्स हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, उसके पे करना है और अलग-अलग हुकूमत के तकाज़े हैं, ज उनके जो है टैक्सेस हैं, बहुत सारे काम हैं। वो ऐसे चुटकियों में नहीं हो जाते हैं, उसके लिए बहुत सारे लोगों को टाइम देना पड़ता है, उसके पास मल्टीपल तकाज़े होते हैं। फिर अगर वो पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा क्लोज़ यानी येलो ज़ोन पर्सनैलिटी हो, ग्रीन ज़ोन हो, तो उनको सबको खुश रखने की आदत होती है, अपने फैमिली मेंबर्स को टाइम देना, उनके पास बैठना। अगर आप उनको बोलेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम बीवी को टाइम दो या बीवी बोलेगी कि नहीं, मैं टाइम मेरे मेरे साथ स्पेंड नहीं हो रहा है, तो ऐसी सूरत में होगा ये कि हस्बैंड-वाइफ दोनों के अंदर बीच में जमेगी नहीं और फिर बहुत तू-तू मैं-मैं होगी और जब तू-तू मैं-मैं होगी तो इमोशनली आप बर्नआउट होंगे, बस्ट आउट होंगे और इमोशनली जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपको कंपैटिबल होना। तो इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, पर्सनैलिटी वाइज़ होती हैं। उसको कंसीडर करना और एक बात सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, अगर आपको दूर तक और देर तक के लंबा चलना हो, बहुत लंबा, तो आपने क्या करना होता है, यहाँ पर चूँकि कॉमन है ये प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज दोनों के लिए, जब दूर तक, देर तक चलना है, तो आपको सबसे पहले याद रखना चाहिए कि इंसान को उसकी खूबियों, ख़ामियों, पर्सनैलिटीज़ के साथ कबूल कीजिए। अगर आपको ये है कि मेरे मुताबिक सारे पोटेंशियल मेरे हस्बैंड में आ जाए या मेरी बीवी में आ जाए, अगर आप ये सोचते हैं तो आप अकेले रह जाएँगे। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बगैर नहीं है, उसके अलग-अलग शख्सियत है, उसकी अलग-अलग टेम्परामेंट्स हैं, अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ की उसकी खूबियाँ हैं, वो हर एक को लेकर चलेगा। एक बंदी होती है जो ये ब्लू ज़ोन की है, उसको लगता है कि भई अपने मैके वालों को ज़्यादा टाइम ना दो, अपने फैमिली मेंबर को टाइम दो। और हस्बैंड को लगता है वो ग्रीन ज़ोन का है, उसको लगता है सबको टाइम दो।
बहन भी खुश, भाई भी खुश, अब्बा भी खुश, अम्मा के साथ रहें, बिज़नेस भी देखें, वर्कर्स भी देखें, या फिर वो जो है हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल भी देखें, पेशेंट भी देखें, हॉस्पिटल के काम करने वाले वर्कर्स भी, उसके अलावा जो जहाँ से सोनोग्राफी रिपोर्ट ये वो आ रही है उनसे भी अच्छा बना के रखें, फिर ननियाल से भी, ससुराल से भी, ददियाल से भी, बीवी से भी, बच्चों से भी, तो इसके वेटेज में सारी चीज़ें आती हैं। अब उसमें ब्लू ज़ोन की अगर बीवी मिल जाए तो वो बोलेंगे कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। तो अंडरस्टैंड ईच अदर्स और फीलिंग इमोशनल सेफ्टी एंड ट्रस्ट, ये ट्रस्ट क्या करता है, एबिलिटी टू एक्सप्रेस लव, यानी कि आप क्या करेंगे, अपने गुस्से के बजाय वहाँ पर ये सोचेंगे कि यार मेरे हस्बैंड पे प्रेशर है, मेरे हस्बैंड की वो फितरत है, मेरे हस्बैंड का जो है वो नेचर है कि वो सबको टाइम देते हैं, तो इट्स ओके, आई विल अंडरस्टैंड। और साथ में आप अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को टाइम देकर ये बोलेंगे कि यार इतने लोगों को तो आप कितने अच्छे से टाइम देते हो ना, बहुत ज़बरदस्त, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मालूम है कि बच्चों के अंदर ये वाली आपकी खूबी आएँगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ये अपने पेरेंट्स को टाइम देंगे मतलब कि मुझको, ये अपने बहन-भाई को टाइम देंगे, कंपैटिबिलिटी को बनाएँगे स्पाउस से, बहुत अच्छा। बस ये है कि थोड़ा-सा आपका बहुत सारे काम की वजह से 15, 20, 25 मिनट मुझे मिल जाएँ तो अच्छा होगा, और मैं हम दोनों कोई प्लान नहीं करेंगे बल्कि हम दोनों मिलकर ये और ये काम करेंगे। कल ही एक हस्बैंड की मैं काउंसलिंग कर रही थी, हस्बैंड-वाइफ की, तो उसको शिकायत थी कि जो टाइम जल्दी से घर में आना चाहिए, वो आकर वीडियो गेम खेलना शुरू कर देते हैं। आजकल टीनेज कपल्स के ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं कि वो वीडियो गेम पर बैठ जाते हैं, प्ले स्टेशन पर। तो मैंने उनसे कहा, हस्बैंड को, मतलब वो कहा कि आपके प्ले स्टेशन पे कौन पार्टनर होता है? तो कहा कभी-कभी एआई होता है, कभी-कभी दूसरा कोई पार्टनर कहीं जॉइन कर लेता है। तो मैंने कहा वो पार्टनर आपकी वाइफ़ हो सकती है, आप उसके साथ खेलिए, अगर आधा घंटा ही है तो साथ मिलकर खेलिए। तो कहा हाँ, इट्स ओके, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा फिर उसके लिए मसला है ना, वो अकेली फ़ील कर रही है, तो आप मिलकर आधा घंटा ही खेलते हैं ना आप, तो आधा घंटा उसको लेकर खेल लीजिए। तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैं ऐसे कोशिश करूँगा। तो हल निकल जाता है। लेकिन बस ये है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। एक्सप्रेस लव, लव एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए वो हस्बैंड भी जिनके शौहर वाइफ़ शिकायत करती हैं, तो वो सैटिस्फाइड कहीं न कहीं नहीं हो पाती हैं। क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि हस्बैंड बहुत खुल के उनको टाइम नहीं देते, तारीफ़ नहीं करते, हाथ में हाथ नहीं लेते। साइकोसेक्सुअल थेरेपी में ये आता है कि आप ना गर्दन के नीचे, यानी कि गर्दन के पास, अगर बीवी के गर्दन के पास हाथ लगाया जाए तो उसको अच्छा फ़ील होता है, ऊपर पीछे से। और अगर ये जो है हाथ को, हस्बैंड के हाथ को बीवी के हाथ में हाथ रखकर बात की जाए तो उसको मतलब थेरेपी फ़ील होती है, कनेक्शन बनता है, कनेक्टिविटी बनती है। तो आधे घंटे में इस तरह के इवेंट्स आपके हो सकते हैं, इस तरह कुछ आप कर सकते हैं। और आप गुस्सा भी अगर आ जाए तो यार मुझे आप पर इतना गुस्सा आ जा रहा है, कूल पिच में बोलेंगे आप, क्योंकि गुस्सा, आपको बताया कि एंगर मैनेजमेंट में ये होगा कि आप जो है पहले हस्बैंड से बात कर लेंगे कि आपको अगर गुस्सा आ जाएगा तो मैं आपको पानी ला के दूँगी, हम टाइम डिले करके बात करेंगे। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो हम टाइम डिले करके बात करेंगे। अंडरस्टैंडिंग पैदा कीजिए, बात कीजिए उनसे और उनको बताइए कि हमें यार इस तरह बस्ट नहीं होना है। एक मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपको चिड़चिड़ाहट की आदत पड़ जाए, आज भी चिड़चिड़ाया, कल भी चिड़चिड़ाया, परसों भी चिड़चिड़ाया, तो इसका मतलब ये है कि अब आपके न्यूरॉन्स में एक रास्ता बन गया चिड़चिड़ाहट का। हर छोटी-बड़ी बात पे आप चिड़-चिड़ करेंगे, एकदम झिल्लाएँगे, चीखेंगे, बच्चों पे, भैया पे, अम्मी पे, जो नहीं आ रही हूँ अभी मैं अपनी घरदारी छोड़ के आ जाऊँ, बहन पे, किसी से भी। क्योंकि आपको चिड़चिड़ा होने की आदत पड़ गई। फिर आप क्या करेंगे, किसी से नर्म बात करेंगे तो लगेगा बनावटी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल साफ लगेगा कि आप ज़बरदस्ती अपने आर्टिफ़िशियल आर्टिकुलेशन के साथ, आर्टिफ़िशियल पिच के साथ, आर्टिफ़िशियल चेहरे पे खुशी लाके बात कर रहे हैं। बाज़ लोग इतना ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार होते हैं कि उनके चेहरे पे नेगेटिविटी फ़िट हो जाती है और जब वो मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर नेगेटिविटी बैठ जाती है। यार अपनी केयर करें, सेल्फ ग्रूमिंग। सेल्फ ग्रूमिंग ये है कि अपने फ्रेश रहें, चिड़चिड़ नहीं करें। चिड़चिड़ाहट का और गुस्से का सारा अज़ाब हमारे फेस पे ही आता है। हमारी स्किन लटक रही होती है, पेशानी पे झुर्रियाँ बन रहे होते हैं, आँखें सिकुड़ जाती हैं, नीचे की तरफ आ जाती हैं। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि गुस्सा नहीं करेंगे बस। मालूम है गुस्सा करने से कोई चीज़ मिलती थोड़ी है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का वक़्त तय रखा है। हर चीज़ हस्बैंड की केयरिंग के लिए भी आपको और एक टिप्स बताती हूँ कि आपको शिकायत लगती है कि हस्बैंड आपको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो छोड़ दीजिए, स्पेस दे दीजिए। स्पेस देने से हस्बैंड को लगता है यार ये रोज़ाना मुझसे बोलती थी कि टाइम नहीं दे रही, अब तो इसने बोलना भी छोड़ दिया। तो वो आएगा, बात करेगा आपसे। फिर आप कूल मूड में, रिलैक्स मूड में
फिर वो बात करेगा, फिर वो बात करेगा। आप बोलिए, मतलब जैसे मैं कहती हूँ मैं थकती नहीं हूँ, जब मेरा बच्चा गाड़ी पे बैठता है तो मैं सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना, इवन मैं उसकी पिच में भी वैसे ही पढ़ती हूँ, मतलब हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो यही वाले टोन में बोलना शुरू कर देता है। मैं ये थकती नहीं हूँ कि मैं ही पढ़ूँ रोज़ाना, नहीं पढ़े, चुमटियाँ काट-काट के उसको नहीं पढ़ाती हूँ, पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा, नहीं। ये कंट्रोलिंग बिहेवियर है। आप पढ़ लीजिए, तो बंदा खुद ब खुद पढ़ना शुरू कर देगा, उसका दिमाग जल्दी काम करेगा। तो ऐसे ही आप हस्बैंड को बोलिए, आप टा यार आपको कितनी मर्तबा कहा था मुझसे थोड़ी देर के लिए बात कर लीजिए, लेकिन आज भी आपने नहीं दिया। अच्छा अब कल प्लान कर लेते हैं, ठीक है? कल नहीं, परसों प्लान कर लेते हैं। ओके, आज भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आप खामोश हो गईं, अब आपने बोलना ही छोड़ दिया। डेफ़िनेटली जिस दिन आपने बोलना छोड़ दिया, आपको लगेगा धीरे-धीरे वो चीज़ आपकी तरफ खुद आ रही है। और ये एक उसूल है ज़िंदगी का कि जिस चीज़ के पीछे आप पड़ते हैं, वो आपसे भाग जाती है। जिस चीज़ को आप छोड़ देते हैं, वो आपके पीछे आती है। तो ऑब्सेस्ड लोगों के लिए छोटा-सा टिप था। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ शेयर्ड गोल। शेयर्ड गोल क्या है? आपका घर है, घर की चारदीवारी है। अल्लाह ताला ने आपके घर को बनाया माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल, फ्यूचर और आपका जो है पास्ट, फ्यूचर और प्रेज़ेंट। प्रेज़ेंट कौन है? आप हैं, आप खुद प्रेज़ेंट हैं। पास्ट कौन है? आपके सास-ससुरे, इन-लॉज़ हैं और फ्यूचर कौन है? आपके बच्चे हैं। ये तीनों ज़माने और तीनों टेंसेस से मिलकर आपका घर बना है। आपका माज़ी आपके बुज़ुर्ग हैं, पास्ट है। वो आपका माज़ी है, उन्होंने घर शुरू किया था। अब आपने उन्होंने मुस्तक़बिल के बच्चे आपको अब हाल में लेकर आए हैं हस्बैंड वाइफ़ को और उसके बाद जो है अब बच्चे हैं आपके जो मुस्तक़बिल में होंगे। हमेशा याद रखिए कि अपने मतलब फैमिली लाइफ़ को ग्रोइंग की तरफ देखना कंसिस्टेंसी के साथ क्या है। अगर जैसे इस 3 एग्ज़ाम्पल्स दूँगी। अगर आपके आपके हैं पेरेंट्स जो है दोनों भी लेक्चरर थे, तो आपके मतलब आपके पास्ट वाले, तो आप लोगों ने थोड़ा-सा ये करना चाहिए कि आपका आगे बढ़कर मास्टर्स वग़ैरह आपके डबल-टिबल मास्टर्स हुए हों। पीएचडी आपका हुआ हो क्योंकि एजुकेशन वाइज़ आपके जो सास-ससुरे थे, उन्होंने जितना पढ़ा है, बहू को भी घर में भी उसको पढ़ने के लिए टाइम दीजिए। बहू और बेटा दोनों की जो एजुकेशन है वो आगे हो। फिर उसके बाद अपने बच्चों के लिए प्लान रखें कि फ्यूचर का कि हमारा जो है लाइफ साइंसेज़ में पीएचडी नहीं है, हमारा पीएचडी ये इसमें है, दूसरे सब्जेक्ट्स में है। लाइफ साइंसेज़ में पीएचडी करें, कोर सब्जेक्ट्स में हमारे बच्चे पीएचडीज़ हों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या क क्लियर करें, सीएसआर करें या फिर वो इसमें आगे जाएँ। ये हो गई एजुकेशन की बात। अब आ जाते हैं अपने इकोनॉमिक कंडीशन की बात। सास-ससुर ने सिर्फ़ घर लिया था। अब आपके पास घर के साथ में खेत, ज़मीन कुछ होना चाहिए, यानी आपका लेवल उनसे थोड़ा-सा ऊपर होना चाहिए और आपका फ्यूचर प्लान ये हो कि आपके बच्चों का लेवल आपके उसमें और ज़्यादा ऊपर है, होना चाहिए। यानी उनका उनका लेवल ये हो कि उनको ये बताना भी चाहिए, ये नहीं बेटा अपने घर में बहुत कुछ है, तुम आराम से रह सकते हो। आपने तो स्ट्रगल 25 में शुरू कर दी थी, अब बच्चे को 30 तक के थपकियाँ दे रहे हैं, झूला झुला रहे हैं। तुम कुछ भी नहीं करो तो भी चलेगा, तुम्हारे अब्बा ने, दादा ने बहुत जोड़ के रखा है। ये ग्राफ को नीचे आना बोलते हैं। उनको बताना होता है कि बेटा स्टार्टिंग पॉइंट में स्ट्रगल इतनी टफ हो कि अगर बाहर भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो वहाँ से खूब पैसा जमा करके यहाँ पर क्रूड मनी को में कन्वर्ट करो, ज़मीन लो, आगे बढ़ो। इस तरह का उनका फ्यूचर प्लान हो कि उनको ये बताएँ कि हमारा अगर अपनी वैल्यू 3 करोड़ की है, तो आपकी वैल्यू 10 करोड़ की जाना चाहिए। इतना आपने पैसा जोड़ कर रखना है। इसको कहते हैं फ्यूचर प्लान और इसको कहते हैं बच्चों की ये शेयर्ड गोल है, यानी कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल आपसे आगे हो। ये आपने जैसा कि अब बिज़नेसमैन पे आ जाइए। अगर बिज़नेस है, दादा की 1 दुकान आपके हिस्से पे आई थी, अब्बा ने 3 दुकानें की है, तो आपके बच्चे 5 दुकानें करेंगे और आपके बच्चे मल्टीपल प्रोजेक्ट में पैसा स्पेंड करेंगे। ये ट्रेनिंग बच्चों को जो मगरिबी दुनिया के लोग हैं, बच्चों के दिमाग में बचपन ही से ये सारी ट्रेनिंग डालते हैं और मुस्तकिल सोचते हैं। अब ये ट्रेनिंग क्या होती है? आपका ब्रेन सोचेगा, जैसे आपका ही डीएनए बच्चा मल्टीप्लाई हुआ है। मैंने आपका बच्चा ही है और आपका डीएनए जितना लर्नेड है, आपके बच्चा भी उतना ही लर्नेड होगा। अब जब आप कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं कि यार मुझे अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ डालना चाहिए, रियल एस्टेट में मेरा इन्वेस्टमेंट जो है ये इसमें हो, फील्ड पर हो यानी कि खेती वगैरह में हो, मेरा इन्वेस्टमेंट में बिज़नेस में हो, मेरा ये जो है इसमें हो, तो आप जब सोच रहे हैं, अभी तो आपके पास गुंजाइश सिर्फ़ 2 की है, लेकिन प्लान 6, 7, 8 के हैं। वो ऑटोमेटिकली अपने वाइब से कन्वे होकर बच्चों में जाती है।
अक्सर होता क्या है, जॉब करने वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को भी जॉब ही सिखाते हैं और वो वाले पेरेंट्स जॉब सिखाते हैं, जॉब में सिक्योर लाइफ है, सिक्योर लाइफ, ऐसा कुछ नहीं होता। सिक्योर जो लाइफ होती है उसके साथ-साथ बाज़ लोग जॉब के साथ-साथ इन्वेस्टमेंट प्लान रखते हैं। तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं? मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं किस जगह पर हूँ और मेरी औलाद को कहाँ जाना है? तो ये शेयर्ड गोल है। बाय एजुकेशन, बाय इकोनॉमिक कंडीशन और बाय इमोशनल कंडीशन और उसके अलावा सोशल रिलेशंस। स्पैन बड़ा होना चाहिए। उसके साथ-साथ बच्चों का ये भी आपका हो कि अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो बिज़नेस उनका ऑनलाइन लैंड करना चाहिए। सोचो कितने लोगों ने ऐसा सोचा है कि उनके पास एक भी कार नहीं है कंपनी की, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने ओला और करीम ने कार का जाल फैला दिया। कार दूसरे की घर की, लेकिन सारा बिज़नेस ये रन करवा रहे हैं। तो ऐसे-ऐसे आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोच रहे हैं। जब पेरेंट्स खुद सोचेंगे, तो बच्चों का ऑटोमैटिकली हिस्सा बनेगा। अब अगर लड़ने में ही रह जाएँगी और घर का बिज़नेस है चौबीसों घंटे, तो याद रखिए लड़ाई से बरकत ख़त्म हो जाती है लाइफ़ की। लड़ाई से इकोनॉमिक कंडीशन भी डाउनफॉल पे आती है। लड़ाई की वज़ह से वही हस्बैंड जो अपने फ्रेश माइंड को बिज़नेस में लगाकर आपके बच्चों के लिए बिज़नेस बढ़ाएगा, तो क्या होगा, वही वाला हस्बैंड जो है चौबीसों घंटे आपकी लड़ाई की वज़ह से वो बहुत बोल्ड डिसीज़न नहीं ले पाएगा। घर के मर्द को बहुत मज़बूत जो है मतलब उसको फ़ील्ड में रहना है, उसको अपने मर्दों के बीच रहना है, उसको अपना पावर भी स्टोर करना है और वो पावर कौन होता है? वाइफ़ होती है। और वाइफ़ कब देती है? जब उससे लड़ती नहीं है। रात-दिन आप बोल रहे हैं, आपके अंदर ये नहीं है, आप घर पे तवज्जो नहीं देते, आप बिल्कुल नहीं देखते, आप ये सब नहीं करते। तो ये जब आप बात कर रहे हैं, हमेशा याद रखिए कि बिज़नेसमैन और लीडर्स जो भी होते हैं, मतलब किसी न किसी इसमें लीडर होते हैं, वो हमेशा फायर यानी कि आग की प्रॉपर्टी रखते हैं। उनके अंदर गुस्सा होता है, लेकिन वो बहुत बेनिफिट्स पहुँचाते हैं अपनी फैमिलीज़ को, सभी लोगों को। लेकिन उनकी जो फै प प वो है, उसको पावर देने वाली उनकी वाइफ़ होती है और पावर क्या? नहीं, आप ज़बरदस्त डिसीज़न लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा डिसीज़न लेगा। आप बहुत सेटल बिज़नेस करते हैं, इसको कहते हैं एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशंस जब आप उनको देते हैं, तो वो एक्सप्रेशन ही पावर देते हैं। फिर ये कि तुम वाक़ई खाना बहुत अच्छा बनाती हो, हस्बैंड बोले और तुम्हारे अंदर ये तुम्हारी जो ड्रेसिंग स्टाइल है, तुम्हारा एस्थेटिक सेंस बहुत ज़बरदस्त है। 2-3 जुमले बोलने में क्या लगता है, लेकिन एक घर मज़बूत होता है, घर के फैमिली मेंबर मज़बूत होते हैं और आपके बच्चों के ब्रेन न्यूरॉन्स में ब्रोकन होम के कंटेंट्स नहीं आते। ये क्या है? ये आपको मैंने पेरेंटिंग में बार-बार बताया भी है कि जब भी कोई बंदा मतलब लड़ता है, जब मियाँ-बीवी लड़ते हैं, जब शौहर बीवी को शराब पीकर मारता है, जब शौहर बीवी को किसी न किसी बात पर गालियाँ देता है, जब बीवी जो है शौहर के पीछे बड़बड़ करती है, चीखती है, लग जाती है, पीछे पड़ जाती है, झगड़ों की आवाज़ें आपके बेडरूम से आती है, किसी भी बात पे व्हॉटएवर, या हस्बैंड-वाइफ तलाक या खुला ले लेते हैं, या हस्बैंड-वाइफ कमाने के लिए अलग-अलग रहते हैं, या शौहर सऊदी चला जाता है, बीवी यहाँ रहती है। ऐसे तमाम घरों को ब्रोकन होम कहा क जाता है। ब्रोकन होम टूटता ख़ानदान, टूटा हुआ ख़ानदान। टूटे हुए ख़ानदान में जो बच्चे होते हैं, वो एहसास महरूमी का शिकार कॉम्प्लेक्सिटी के साथ पैदा होते हैं और इनके पर्सनैलिटीज़ के अंदर बहुत सारी अजीब शख्सियत में अभी मुझे आज ही एक टीचर लेडी ने कहा कि मैम मैं बच्चों के मतलब स्कूल के बच्चों के अखलाकियात को देखकर बहुत फ़िक्रमंद हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा क्यों? कहा हालाँकि मेरे स्कूल में सेपरेट लड़का और लड़की बिठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं लड़कों को देख रही हूँ मतलब बात करते-करते किसी को बोलते हैं ये बानो है, ये बन्नू है, ये नसीम है, ये ज़ेबा है, इस तरह की बात लड़के लड़कों को नाम देते हैं। तो मैंने कहा ये क्या तुमने नाम दिया? तो बोले मैम ये लड़के हैं, बॉयज़ हैं और इन्होंने अपने साथी को इनाम दिया। गले में हाथ डाल लेते हैं और इतनी वल्गर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। 3rd-4th क्लास के बच्चे। ये वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स की उन पर तवज्जो नहीं है और ये टीचर नोटिस करके पागलों की तरह मेरे से पूछ रहे हैं, मैम मैं क्या करूँ अपनी कौम के बच्चे मैंने सीढ़ियों के नीचे बच्चों को गंदी हालत में देखा, मैंने इस तरह देखा, मैं पैनिक नहीं कर रही हूँ। ये एक्चुअल क्लासरूम के कितने टीचर्स मुझसे ये बोल रहे हैं कि मैम इस पर पेरेंट्स को बुलाकर बोलूँ भी कैसे? हमारा कोई स्टाफ है। मैंने लेडी हूँ देखा, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ किसी मर्द टीचर के सामने कि सर बुलाकर पेरेंट्स से बात करें, मैंने ऐसे देखा है। इतने खतरनाक बच्चे और आपस में उनका मैकेनिज़्म पूरा होमोसेक्सुअल मैकेनिज़्म चल रहा है। ये वो घरों के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उनके बच्चों पे तवज्जो नहीं देते, जिनके पेरेंट्स अपने लड़ाइयों में बिज़ी रहते हैं,
जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं बनाते, जिन माँओं को जो है अपने बच्चों के इंटरेक्शन के साथ अपने शौहर के साथ प्लान करना नहीं आता, कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती। और जब बच्चे अगर चलें ये ना करें, अगर बच्चे का एतमाद चला जाता है, कॉन्फिडेंस पूरा लूज़ रहता है, वो खाना नहीं खाता है, वो जंक फूड ठूसता रहता है, वो अपने रिश्तेदारों की चुगलियाँ आपको आके करता है, ये सब वो बच्चे हैं, जो बच्चे अपने माँ-बाप को लड़ते हुए देखते हैं। तो शेयर्ड विज़न यही होता है कि आप जो हैं अपने बच्चों की खातिर अपने हस्बैंड वाइफ के एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग बना कर रखें। हेल्थ गोल क्या होता है? जैसे मैंने आपको बार-बार बताया तो है कि जब भी आप अपने बच्चों के साथ बात करें या हस्बैंड के साथ बात करें, तो इस पर बात ज़रूर करें कि देखो आपकी हेल्थ अभी पहले आप शादी के वक़्त कितने फिट हुआ करते थे। आपकी बॉडी सामने की तरफ झुक रही है, आपको जिम जाना चाहिए, आपको प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। बेटा हम ये जो खा रहे हैं हमने ओवर कुक्ड नहीं किया है पालक को क्योंकि इसमें आयरन होता है। ये हम फिश खा रहे हैं इसमें ओमेगा 3 होता है। ये चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। एक्सरसाइज़ करना चाहिए, सुबह की वॉक करना चाहिए। मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए कुछ थेरेपीज़ हमने सजेस्ट करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। इस तरह के हेल्थ गोल होते हैं फैमिली मेंबर्स के। हेल्थ गोल अगर यहाँ डिसाइड होगा, तो उधर आपका बजट बन रहा होगा, तो जिम का बजट भी बनेगा, डाइट का बजट भी बनेगा और आपके अपनी सेल्फ ग्रूमिंग का बजट भी बनेगा। सिर्फ़ कपड़े पहनकर मेकअप थोप लेने से इंसान बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता। बगैर मेकअप के आप हेल्दी स्किन रखते हैं, हेल्थ केयर करते हैं, आप अपने हेयर केयर करते हैं, आप अपनी स्किन केयर करते हैं, आप अपनी बॉडी फिटनेस केयर करते हैं, आप हेल्दी डाइट लेते हैं, आप जिम जॉइन करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जो शेयर्ड गोल में आती हैं। फिर उसी वजह से हस्बैंड वाइफ दूर तक, देर तक बहुत लंबा चलते हैं। यही बात मैं कल एक अपने क्लाइंट से कल तो नहीं दो तुझ 1 हफ्ता पहले एक क्लाइंट से बोल रही थी कि आपने अपने आपकी उम्र क्या है? तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी उम्र 55 है। मैंने कहा कब शादी हुई थी? कहा 25 में, 24 में। मैंने कहा 24 में, अब शादी को कितने साल हो गए? बोला कि 30। तो मैंने कहा शौहर के साथ ज़्यादा रहीं कि अपने पेरेंट्स के साथ? तो बोला शौहर के साथ। तो मैंने कहा कि इंसान समझ ही नहीं पाता है कि मैके की ललक में इतना ज़्यादा रहता है लेकिन शौहर के साथ वो लंबा जीता है, लंबा चलता है। उसको चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग बनाए उससे, कितनी मोहब्बत हम माँ-बाप से करते हैं। 25 साल में तो हम ग्रोइंग एज में थे, 12 से 15 साल तो हमने ग्रोइंग एज में निकाल दिया। हार्डली हम 8-9 साल, 7-8 साल एक सेंसिबल फॉर्म में अपने बाज़ लोग तो 2 साल, 3 साल, कुछ तो रह ही नहीं पाते हैं। 10th के बाद ही शादी हो जाती है। तो इतने कम अरसा अपने पेरेंट के साथ रहते हैं और लंबा चलते हैं अपने हस्बैंड के साथ, 30-30 साल गुज़ार लेते हैं। तो अब वो 30 साल अपने हस्बैंड के साथ गुज़ारने के बाद, जब अपने हस्बैंड से इतना लंबा चलना है, तो खट्टी-मीठी चलने के बजाय सारी मीठी-मीठी और थोड़ी-सी खट्टी-खट्टी क्यों नहीं चल सकती? लेकिन ज़्यादा लड़ाइयाँ चलती हैं, बहुत कम रिस्पेक्ट किया जाता है। तो ये जो हेल्थ गोल है, ये मेंटल हेल्थ का भी गोल रखिए कि मेंटल हेल्थ भी फिट होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ फिट क्या है? मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे याद दिला दीजिए, मैं आखिरी में आपको एक वीडियो बताऊँगी जिससे आपको पता चलेगा कि मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है। फाइनेंशियल गोल क्या है? फाइनेंशियल गोल में जैसे कि आज ही मेरे पास एक खातून ने पूछा मेरे पास इतना सोना है, तो मैं क्या करूँ? वो तो उसकी ज़कात भी निकाल नहीं पाती हूँ मेरे शौहर के पास से। तो मैंने कहा कि इन्वेस्ट कर दें किसी न किसी चीज़ में। सोना खुद ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप वर्किंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सॉफ्ट मनी हो जाती है। वर्किंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वर्किंग में रखें। तो फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी ये है कि हस्बैंड पैसा बचा रहा है, तो आखिर डाल कहाँ रहा है? अपने बच्चों के लिए बचा रहा है। आपके बच्चों ही के लिए आप सब कर रहे हैं, तो उसको ताउन करें। मैं अक्सर लड़ने-झगड़ने वाले माँ-बाप को जो नए-नए लड़ते हैं, मैं उनसे कहती हूँ देखो हस्बैंड के बिज़नेस को तुम ऑनलाइन लाने पर काम करो। ऑनलाइन लेकर आओ। तुम्हारा खाली टाइम भी जाएगा और तुम्हारे बच्चों के लिए जो अमाउंट जमा हो रहा है उसमें तुम्हारा कंट्रीब्यूशन होगा। तुम व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, तुम मार्केटिंग करो, तुम इंस्टा अकाउंट्स बनाओ, वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाओ। बहुत सारी चीज़ों में इस तरह तुम्हारे पास ये नहीं रहेगा कि मेरे पास काम नहीं है क्योंकि नौकर-चाकर सब काम कर लेते हैं। छोटे-मोटे काम ये रह जाते हैं। तो अब ये तुम इसमें फाइनेंस में जाओ। बोला मुझे काम करने की ज़्यादा आदत नहीं है। नहीं, मैंने आदत थी लेकिन मेरे ससुराल में जो है खाना वही उनके हाथ का ही चाहिए, बुआ के हाथ का पका हुआ, जो उनके यहाँ वो रगें लगी होती हैं, उनके हाथ का चाहिए खानसमा, मेड के हाथ का। या फिर मैं पका भी लूँ तो फिर सफाई-वफाई करने सब करने हैं। अब मेरे पास दिन का सारा वक़्त खाली बच जाता है, तो मैंने कहा बिज़नेस शेयर करो, बिज़नेस में पार्टनर बन जाओ। उनको जो है बिज़नेस के चीज़ों को आप ऑनलाइन इंट्रोड्यूस करवाओ। ये फाइनेंशियल गोल है, कुछ पैसा बचाओ, कुछ ज़ेवर जमा करना शुरू कर दो ताकि अपने बच्चों को दे सको।
कुछ ना कुछ ऐसे फ़ज़ूलियात में अपनी चीज़ों को डालने के बजाय कभी एक बार खड़े होकर देखो कि चाहे तुम अमीर हो कि गरीब हो, अपने वार्डरोब में जो आपने 7,000 की साड़ी ली थी, वो साड़ी एक बार पहनने के बाद लटक रही है। उस जगह पर 7,000 का गोल्ड लिया होता तो क्या होता? इस तरह की चीज़ों पर सोचो, फ़ज़ूलियात से बचो। ये फ़ाइनेंशियल गोल होता है कि तुम्हारे घर का एक-एक रुपया, पाई-पाई अपने बच्चों के लिए स्टोर हो, क्योंकि आज के बाद जो ज़माना आ रहा है, वो ज़माना फ़ाइनेंशियली बहुत क्राइसिस का ज़माना है। और ये उन लोगों के लिए है जो अपने पैसे को यूटिलाइज़ नहीं करते जीनियसली, और जो अपने बच्चों को बचपन से बिज़नेस नहीं सिखाते और जमना नहीं सिखाते। मज़बूत इमोशंस होते हैं बिज़नेसमैन के, बहुत सारे अप एंड डाउन्स को झेलता है, और बहुत मतलब बहुत सॉफ्ट इमोशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा बर्नआउट होने वाले इमोशंस होते हैं जॉब पर्सन्स के, क्योंकि वो अपने बजट में अपने आप को बिठा मुश्किल से रहा होता है। हैंड टू माउथ होता है, तो हैंड टू माउथ होने की वजह से परेशानी होती है हर पूरे इसको। तो साइड बाय साइड कुछ दूसरी चीज़ों पर सोचो, गौर करो, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए एक-एक चीज़ शेयर कर रहे हैं। पर्सनल ग्रोथ का गोल होना चाहिए। आपको अपनी 5 साल पुरानी जेठानी से देवरानी को कभी भी कमज़ोर नज़र नहीं आना चाहिए, या वो 5 साल ज़्यादा उम्र की देवरानी की स्किन को बहुत लटकना नहीं चाहिए। ये सब लोग जो होते हैं, देवरानी, जेठानी, ननदे सब होते हैं, ये एक लेवल के लोग होते हैं, एक घर में होते हैं। इसीलिए अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे डिपेंड करता है, फेस योगा करना, उसके अलावा वर्कआउट करना, अपने अपनी चीज़ों पर तवज्जो देना, कलर कॉम्बिनेशंस पर तवज्जो देना, हस्बैंड वाइफ को ये जितना आप हेल्दी लड़ोगे नहीं, झगड़ा नहीं होगा, अपना टाइम इन वैसे ही चीज़ों में पास नहीं करोगे, ट्रैशिंग चीज़ों में पास नहीं करोगे, तो क्या होगा? आपके पास ऐसा होगा कि खाना भी आप अच्छा बना रहे हैं, घर को अच्छे से रख रहे हैं, बेडरूम में आते हैं तो एक अलग एक्टिंग आपकी स्टार्ट है कि कपड़े किस तरह के पहनेंगे, बेडशीट का कलर कैसे होगा, बेडरूम के वॉल का कलर कैसे होगा। मतलब आप एनर्जेटिक हैं, आपके हस्बैंड के साथ इंटरेक्शन में भी थका हुआ जिस्म लेके नहीं आए हैं, और आप जो है अपने बच्चों के स्कूल में जाकर वहाँ पे भी बहुत सेंसिबली बात कर रहे हैं। फिर टेंशन नहीं लेकर आ रहे हैं, मेरे बच्चे को टीचर कह रही है पढ़ना नहीं आता है। नहीं आता है ना, ठीक है भई, कोई बात नहीं। खेलता है ना, चलो खेलता है, अच्छी बात है, खेलना बहुत अच्छी बात होती है। कोई अच्छा कोई बुराई है, चलो ठीक है, मैं काउंसलर से बात करके इस बुराई को कम करने की कोशिश करूँ। हर चीज़ का हल मौजूद है, हर चीज़ का। लेकिन आपने उसको अंदर लेना नहीं है, पेशानी के पास से अंदर दिमाग की तरफ नहीं लेना है, हर चीज़ का हल मौजूद है। हर चीज़ का हल निकल जाता है। लेकिन पर्सनल ग्रोथ में अपने मेंटल हेल्थ क्राइसिस को आप जो है बहुत वाइसली डील करें, बहुत वाइसली। हस्बैंड वाइफ रिलेशन आपको स्मार्टर होना चाहिए। स्मार्ट नहीं, सिर्फ़ स्मार्टर। गुड टू ग्रेट बुक है, बुक का नाम है गुड टू ग्रेट। मतलब अच्छे से बेहतरीन होना चाहिए आपको। तो गुड टू ग्रेट में यही बात वो डिस्कस करते हैं कि आपको स्मार्टर होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा अच्छे से बच्चों को हैंडल करने, आप ये नहीं बोले मेरा बच्चा बहुत सताता है, मेरी बात नहीं सुनता है, मेरे हस्बैंड तो मुझे तवज्जो देते ही नहीं हैं। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि कमज़ोरी आप में है। मतलब हमारा धागा कमज़ोर होगा तो ज बच्चे खींचेंगे और वो टूट जाएगा, और अगर हमारा मांझा मज़बूत होगा, हमारा अपना कम्युनिकेशन अच्छा होगा, हमारी मेंटल हेल्थ ज़बरदस्त होगी, तो मजाल है कि कोई बच्चा बात ना सुने और कोई शौहर एक इशारा ना समझे। ये असलन हमारा मसला होता है। अब उसके बाद मतलब इसके बाद रिक्रिएशनल एडवेंचर, रिक्रिएशनल भी होना चाहिए। जैसे कि आप जो है आपके बारे में है कि आपकी पर्सनैलिटी वाइज़ आप ये कलर्स पसंद करती हैं, लेकिन आप उसको ब्रेक थ्रू जाएँ, यानी आप डार्क कलर भी पहनें, मूड स्विंग्स को फ़ॉलो करें। कभी-कभी ऐसे होता है ना कि बाज़ लोग बोलते हैं मैं लाइट कलर पसंद करती हूँ। जैसे कि बोलते हैं कि भई लाइट कलर ही मेरा पसंद है, मुझे ये वाले कलर पसंद आते हैं। अब क्या हो रहा है, ऐज गुज़र रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो आप जो है वो डल कलर में और डल-डल लग रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में वो कलर अच्छे लगते थे, अब डल लग रहे हैं। क्योंकि फेस कॉम्प्लेक्शन उसको वो कर रहा है, ओवर रिएक्ट कर रहा है। और आप सामने वाले को जो आपका ऑरा है, वो ऑरा आपका कोलैप्स ऑरा है, एनर्जेटिक फ़ील नहीं हो रहा है। तो आपने क्या करना होता है, एनर्जेटिक फ़ील करवाने, अपने ऑरा को मतलब इम्प्रेसिव करने के लिए, अपना ऑरा क्रिएट करने के लिए आपने उसको कलर चेंज करना पड़ता है थेरेपी के तौर पर, कि मैं उस डार्क कलर्स के साथ जाऊँगी, मैं अब लो कॉम्प्लेक्शन पर जो कलर्स हैं उस कलर के साथ जाऊँगी, मैं इसको फ़ॉलो करूँगी, इस तरह से। तो आपने अपने एडवेंचर को रिक्रिएट करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन देना है। मेंटल हेल्थ के लिए कंपल्सरीली ब्रीथिंग कंट्रोल एक्सरसाइज आपने करनी है, क्योंकि अगर ब्रीथिंग कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे तो आपको, ये जिन लोगों को इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा मुश्किल जा रहा है वो उर्दू को भी साइड बाय साइड देख लें, मैंने इसलिए इसमें डाल दिया कि ये पहला आपका हदफ रहेगा, यानी कि आपका पहला टारगेट होगा, सेम स्लाइड है,
यही वाली स्लाइड है, ये इंग्लिश में है और ये उर्दू में है। किसी किसी को इंग्लिश में परेशानी हो तो ये मतलब दोनों एक जगह नहीं कर सकते थे, इसको अलग कर लिया। जैसे परवरिश, औलाद की परवरिश का हदफ हो कि बच्चों की परवरिश के लिए मुश्तरका अक़दार यानी मिली जुली कदरें होंगी, एक मोहब्बत भरा परवरिश देने वाला घर का इन्वायरमेंट, माहौल। सेहत के अहदाफ होंगे अच्छी सेहत, अच्छी ग़िज़ाएँ, अच्छी आदत, वर्जिश और खाना-पीना, ये मामूल बना लेंगे, यानी कि ये रूटीन में रहेगा। माली हदफ मैंने आपको बताया कि हमारा लेवल इकोनॉमिकली भी ऊपर बढ़ना चाहिए, साउंड रहना चाहिए। अब जैसे कि हम-आहंगी, हार्मोनी होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ, प्रॉपर इंटीग्रेशन बिटवीन थॉट्स, यानी कि हम आहंगी होनी चाहिए दोनों में, दोनों एक-दूसरे की बात समझें, बात करने का स्टाइल आना चाहिए कि हम बाद में बात करेंगे। फिर उसके अलावा माली हदफ में ये कि हमारे लेवल को बढ़ना चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए, बच्चों को अलग-अलग प्लान होना चाहिए, 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं तो सबके लिए अलग-अलग प्लान, ज़्यादा का प्लान, इस तरह होना चाहिए। ज़ाती तरक्की का हदफ होना चाहिए, जैसे शौहर-बीवी दोनों भी मिलकर अपने चीज़ों को सेट करें, तालीम आगे बढ़े। अपनी जैसे कि आप जो है अभी जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ये अलग-अलग कोर्सेज़ कर रहे हैं। पेरेंटिंग के कोर्सेज़ कर रहे हैं, ये प्री मैरिज के कोर्सेज़ कर रहे हैं, सेल्फ ग्रूमिंग के कोर्सेज़ कर रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं खुद को नॉलेज के साथ-साथ। अभी आपको बताऊँ, मैं आज ही मैं लिस्ट देख रही थी, उसमें नए कोर्सेज़ जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हुए, इंटीरियर डेकोरेशन है, बेडरूम इंटीरियर है, ऑफ़िस इंटीरियर है, शादी डेकोरेशन है, उसके अलावा जो है इवेंट मैनेजमेंट है पूरा। जिन लोगों को जिन लोगों को खाना बनाकर पूरे मेहमानों को अच्छे से दावत करने आता था, उनके लिए भी दावत मैनेजमेंट का पूरा कोर्स है कि वो घर में बैठे-बैठे दूसरों की दावत को कैसे मैनेज करके वहाँ का मेनू बनाकर वहाँ भेज सकती हैं। और छोटी दावत का मैनेजमेंट है, बड़ी दावत का मैनेजमेंट है, मैरेजेस का मैनेजमेंट है, ये इवेंट मैनेजमेंट आप ऑफ़िस डालकर ये सारे काम ऑनलाइन कर सकती हैं, पूरी टीम बिल्ड करके। लड़कियाँ डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप के कोर्सेज़ कर रही हैं और आप उसको एंटरप्रेन्योरशिप कर सकती हैं। तो इस तरह के ज़ाती हदफ होना चाहिए कि मैं इस साल बिज़नेस करूँगी, बिज़नेस में ताउन करने के लिए, ऑनलाइन इंट्रोड्यूस करवाने के लिए सपोर्ट करने हस्बैंड को, कुछ ना कुछ करके। ये सारा जो हदफ है आपका, ये सारा टारगेट है, ये टारगेट अपने बच्चे और अपने ख़ानदान के लिए। मैं ही करूँ, वो तो कुछ नहीं करते, वो तो सुनते नहीं, वो तो ऐसा। मैं कुछ भी नहीं होता है, दोनों को करना चाहिए, हस्बैंड को भी, वाइफ़ को भी। और जिसका जो करने अपनी ज़िंदगी करते-करते इंसान को क्या करना है, अच्छा ख़ानदान गुज़ारते हुए निकल जाना है। इन बच्चों को साउंड रखेंगे, देखिए कितनी मुफ़्लिसी कितनी बुराइयाँ ले आती है। जब गुर्बत ज़्यादा बढ़ जाती है मोहल्लों में, तो छोटी-छोटी दुकानों में हमारे बच्चे काम कर रहे होते हैं। कल ही मुझे बोला, महावीर पे देख लीजिए, औरंगाबाद के सारे मुस्लिम लड़के काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी जवानी अपनी 8-8 10-10 घंटे काम करने में ज़ाय कर रहे हैं, छोटे-छोटे कामों को पकड़े हुए हैं, जॉब कर रहे हैं सिर्फ़ 12,000 रुपए पर। उसके अलावा दूसरे वाले इस पे जाइए, एसएसडी वाला मुझे कहता है कि राणपुरे और उधर में कोई बच्चे होंगे, आपके कॉलेज के कोई बच्चे होंगे, उनको काम होगा तो दीजिए। वो लोग बहुत लग के काम करते हैं। मतलब हमारे बच्चों के पास पोटेंशियल है कि वो लग कर काम करते हैं। कितने घंटे करते हैं मैंने पूछा तो बोले 10 बजे का 11 बजे रात तक दुकान बंद होती है, तब तक रहना होगा। पैसे कितने मिलेंगे? अब 12,000 पेमेंट दे रहा हूँ मैं। 12,000 यार! खाने-पीने की एक वो है, 12,000 कोई पेमेंट ही नहीं है, लेकिन हमारी नौजवान नस्लें सब इसी कामों में मसरूफ़ हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनके अज़ीम दिमागों को लड़ाई, झगड़े, सास-बहू की चप, कलश, ये वो और नंदे आ रही, शादी हो रही, ये हो रहा, वो हो रहा, उसमें ज़ाय कर दिया। और शौहर से झगड़े हो रहे, आहिर, ये वो तमाशे। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को बिज़नेस मैनेजमेंट सिखाना, बच्चों को नए-नए वो देना, ऑप्शन देना और उनके दिमाग को कूल रखना, ये सब हमने छोड़ दिया। पेरेंटिंग गोल, पेरेंटिंग देखिए मैंने आपको कहा कि ख़ानदान ही की वजह से हमारे बच्चे इस्लामी अक़दार खो देते हैं। क्योंकि उनको कुरान पढ़ना, तिलावत करना, महफ़िल में हिस्सा लेना, अदब के साथ बैठना, मस्जिद में जाना, रमज़ान में अपना रोल प्ले करना, ये सारी चीज़ें हम साथ बैठकर नहीं करवाते, इसीलिए इस्लामी अक़दार ख़त्म हो जाती हैं। जहाँ मियाँ-बीवी झगड़े करते हैं वहाँ पर वो जो है इन सब चीज़ों में अपना पार्टिसिपेंट्स अच्छा नहीं दे पाते। और उसी के साथ जब बच्चों को घर में एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलता, हस्बैंड वाइफ दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं रहती, दोनों एक दूसरे का एहतराम नहीं करते, दोनों एक दूसरे का ज़रूरत का ख़्याल नहीं रखते, बीवी शौहर का, शौहर बीवी का। इवेंट क्रिएट करिए, इवेंट क्रिएट, छोटे-छोटे इवेंट, जैसे आप कहते हैं ना कि बर्थडे बर्थडे चलो गलत है, लेकिन आप बर्थडे ना करके आप उसको ट्विस्ट कर दीजिए कि आप उसमें बच्चों को एजुकेशनल चीज़ें देना,
बच्चों का एक सरप्राइज़ देना, कुछ घर में खाना पकाना, कुछ मिलकर गेम खेलना, हस्बैंड-वाइफ और बच्चे सब मिलकर, ये भी इवेंट हो सकता है। शादी की एनिवर्सरी डे पर आप एक-दूसरे के साथ बैठिए, बात कीजिए, हँसी-मज़ाक कीजिए, एक-दूसरे को गिफ्ट दीजिए, इवेंट क्रिएट करें, उससे क्या होता है, इवेंट क्रिएट करने से एक-दूसरे के साथ मोहब्बतें बढ़ती हैं और इंसान क्या करता है, उसको रिवाइज़ करता है, उन सारी चीज़ों को। हाँ, हम लोग स्टार्टिंग में ये किया था, तुमने ये कहा था, तुम्हें ये नहीं समझता था, तुम्हें खाना बनाने नहीं आता था। ये सब चीज़ें इमोशनल कैपिटल हैं। इमोशनल कैपिटल मैंने आपको कई बार कहा, मैं यहाँ न्यू भी लोग हैं इसलिए कह रही हूँ। पास्ट बैगेज और इमोशनल कैपिटल ये 2 चीज़ें होती हैं। पास्ट बैगेज ये एक नेगेटिव टर्म है, यानी कि माज़ी में मेरे साथ इतना ज़ुल्म हुआ था, इतना सताए थे, ऐसा किया था, ये पास्ट बैगेज है। ये आपके इमोशंस को हर्ट करता है, दिमाग को कचरे का डब्बा बनाता है। उसकी जगह पर आपने जैसे यहाँ बताया मैंने, बच्चा माँ बच्चे को उछाल रही है, देख रही है, ये है इमोशनल कैपिटल। यानी कि आपके पास सरमाया होता है जज़्बात का। आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में बच्चे के कोई और को ऐड नहीं करिए, अपने बच्चा और अपन हो, अपने शौहर अपन हो। अच्छे-अच्छे मोमेंट्स क्लिक करके आप उसको जमा करिए, बाद में देखिए उसको, बहुत काम में आता है, वो मरहम होता है रखा हुआ, वो कैपिटल होता है जब आपके पास तंगी जाती है, जब आप वो इमोशंस का कैपिटल निकालते हैं। जब हस्बैंड वाइफ, कितने ऐसे हस्बैंड वाइफ होते हैं जब मेरे पास झगड़ा करते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि देखो अपना इंस्टा अकाउंट खोलो, या आपने एल्बम कहीं रखा था, बोला मोबाइल बदल गया तो एल्बम नहीं है। अच्छा, कहीं इंस्टा वगैरह पे होगा, ओनली मी पे लगा हुआ होगा, चेक करो तो उसमें अच्छे-अच्छे मोमेंट्स के, यानी कि आपके हस्बैंड ने आपको शॉपिंग करवाई थी, वो फ़ोटो खिंचवाई थी, ये सब मोमेंट्स, अच्छे वाले मोमेंट्स को स्wipe करो। तो वो देखने के बाद फिर मुझसे बात करना। वो स्विप करती है, मैम ये सारी चीज़ें अब नहीं रही ज़िंदगी में। मैंने कहा ये ज़िंदगी में थी क्या? तो बोली हाँ। फिर मैं उसको समझाती हूँ कि दिमाग में कैसे रिवायर होता है। रिवायर यानी दिमाग के जो कनेक्शंस होते हैं, पुरानी वाली चीज़ों को कनेक्शन के दूसरे लूप्स बना सकते हैं। दिमाग के अंदर ऐसे होता है जैसे हम रस्सी, कपड़े की रस्सी टूट गई, तो हम क्या करते हैं, गाँठ बाँध देते हैं, दूसरी रस्सी जोड़ देते हैं। ऐसे ही दिमाग में गाँठें बनती हैं और दूसरी रस्सी जुड़ जाती है, जब हम उसको याद करते हैं, उन चीज़ों को सोचते हैं। जब हम सोचते हैं कि मेरे हस्बैंड ने ये कहा था, ये दिया था, हम यहाँ गए थे, ऐसा हुआ था, वो हुआ था, तो फिर हस्बैंड से हम बोलते हैं, आप तो पहले ऐसे करते थे, तो वो सोचते हैं हाँ, हम लोगों ने ये वाला चीज़ें छोड़ दी हैं, अब हमें करना चाहिए, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो ये चीज़ें रिवायर होती हैं। तो फिर मैं उसको रिवायर बताती हूँ कि देखो तुमने नेगेटिविटी, 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 नेगेटिविटी सोच-सोच के पूरी रिवायरिंग खत्म कर दी है। अब और नेगेटिव रिवायर कर रहे हैं, नेगेटिव गाँठें लगा रहे हैं। आप पॉज़िटिव गाँठें लगाइए, तो पॉज़िटिव गाँठें लगाने के लिए इमोशनल कैपिटल चाहिए। तो बच्चों में भी बच्चों का भी जब वो ज़िद्दी हो जाते हैं, जब माँ-बाप से नफ़रत करते हैं, तो एक मर्तबा उनको दिखाइए कि ये तुम्हारा बचपन है। ये तुम्हारे बचपन में तुम मम्मा की गोद में बैठे हो। आप हमसे इतना प्यार करते थे, जब आपको सेकंड चाइल्ड आकर कहे, मेरे पेरेंटिंग में आपने सुना होगा, सेकंड चाइल्ड हमेशा शिकायत करता है कि आप मुझे कम चाहते हैं। तो उस वक़्त आप बता सकते हैं कि बेटा आप पैदा हुए थे, ये देखो आपकी फ़ोटो, ये आपकी वीडियो, ये आपका ये सब, ये सारी चीज़ें उनको इमोशनल कैपिटल को लाकर, ये चीज़ें पर्सनल वैल्यू इन एजुकेशन, यानी कि तालीम और इनफ़रादी अक़दार, ये भी आप बच्चे को इससे सिखाते हैं कि कोई भी चीज़ जो हम अभी अभी बोल रहे हैं कि हमें अम्मी-अब्बू अच्छे नहीं हैं, लेकिन इन्हीं के ज़रिए हम ऊपर चढ़े हैं। और बीवी शौहर के साथ में अगर जब कम इमोशनल कैपिटल यूज़ करती है, तो सोचती है नहीं यार ये अच्छे हैं दिल के, मैंने ज़बरदस्ती मिसरीड किया, या अब मसरूफ़ हो गए हैं, या काम बढ़ गया है, हम इसको चेंज तो कर सकते हैं लाइफ़ को, हम ट्विस्ट ला सकते हैं। तो हिम्मत बढ़ती है इंसान की। ज़बान हमेशा, लैंग्वेज कभी भी स्लैंग यूज़ मत करिए, तू तकार मत बोलिए, गिराकर ज़बान मत इख्तियार कीजिए, अच्छा बोलिए। और ये याद रखिए कि ज़बान आप जो इस्तेमाल करते हैं, ये ज़बान आईना होता है आपकी मेंटल हेल्थ का। आप ज़बान गंदी इस्तेमाल कर रहे हैं, गोया आपके मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है ना? आपके मेंटल हेल्थ का आईना है, मैनिफेस्टो है। और डिसिप्लिन, जब आपके लाइफ में डिसिप्लिन होगा, कलर कॉम्बिनेशंस ये वाला पहनूँगी, इस पर ये सूट करेगा, ये डिसिप्लिन है, घर की चीज़ें यहाँ रहेगी, खाने में ये बनेगा, मैं जल्दी बना लूँ, जल्दी कर लूँ, अफ़रा-तफ़री, एंग्ज़ायटी ना हो, तो फिर आपको वो है, वही चीज़ें आपको जो है अपने इमोशनल जो है शेयर गोल्स के लिए, यानी पूरी फैमिली को एज़ ए होल पर वो बनाने के लिए, परफेक्शन में लाने के लिए ये सब करती हैं। और याद रखिए आपका बच्चा, उसका डिसिप्लिन, उसकी एंग्ज़ायटी ये बताती है कि घर में माँ-बाप के पास एंग्ज़ायटी है, झगड़े होते हैं और बेचैनी है। आपका बच्चे का डिसिप्लिन ये बताता है कि आपके घर में बच्चे के साथ कैसा सलूक होता है और आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप क्या है। हम टीचर्स हैं, हम बच्चे को क्लासरूम में देख कर समझ लेते हैं। मैं तो लिटरली बोल देती हूँ
कि बेटा आप वो लड़के हो जिनकी अम्मा ने आपकी पैदाइश पर पेड़े बाँटने के बाद बेफ़िक्र हो गईं कि लड़का हो गया। पूरे के पूरे हँसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है उसके उसके पीछे कहानी यही है कि उस जुमले के पीछे कि उसके बाद तुम्हारी अम्मा ने ये नहीं पलट के देखा कि ये बच्चा किसी की लड़की को तंग ना करे, लेटर ना लिखे, ये चीखे ना, ये चिल्लाए ना, ये मारे ना, जवाब ना दे, ज़बान अच्छी हो, इसका हुलिया यार जमा ही लेते हैं ना तो मुँह फाड़ते हैं, उनको हाथ रखना भी नहीं आता। टीचर खड़ा हुआ है, अंदर का पूरा मेकअप देख रहा होता है मुँह के अंदर का। ये तक उनको सिखाता नहीं। गुटखे खा रहे होती हैं, थूक रहे होते हैं। उनको सिखाया नहीं जाता कि इस तरह बड़ों की तरफ देखकर थूकना भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो ये सारी चीज़ें उनको इतनी गंदगी की तहज़ीब नहीं, तमद्दुन नहीं, बू आ रही होती है, कोई ऐसे अजीब से होते हैं शक्लें बनाकर किधर भी बाल काट के समझ में आता है कि एक ये घर का डिसिप्लिन इंडिकेट करते हैं कि डिसिप्लिन घर में नहीं है। आप बच्चे को देखकर डिसिप्लिन पता चलता है कि कितना डिसिप्लिन घर में है। तो ये चीज़ें और स्टडीज़ पर देखकर दिमागी तौर पर जब वो स्टूडियस होते हैं, तब पता चलता है कि हस्बैंड-वाइफ जो है, मियाँ-बीवी दोनों और माँ-बाप दोनों अवेयर हैं अपने बच्चों से। कॉमन फाइनेंस गोल, मुश्तरका माली अहदाफ भी कुछ होते हैं, जैसे कि आपकी महर की रकम है, आपके पास ज़ेवर है, ये आपका अपना सरमाया है, आपका अपना कैपिटल है और इसमें आपको ओन करने देना चाहिए। लेकिन कभी-कभी ऐसे होता है, ज़ेवर तोड़कर कोई प्लॉट ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, तो हम दोनों मिलकर लेंगे। इसे कहते हैं कॉमन कॉमन मुश्तरका माली अहदाफ। दोनों मिलकर जो है जमा करते हैं, दोनों मिलकर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, दोनों मिलकर नाम पे प्रॉपर्टी रखते हैं। अब पावर ऑफ अटर्नी बीवी के पास होती है या उसको नॉमिनेशन में बीवी का नाम डालते हैं। इस तरह के दोनों के कॉमन मुश्तरका गोल होते हैं। मुस्तक़बिल के लिए बचत का मंसूबा बनाना या कैपिटल रखना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये है पर्सनल ग्रोथ, ये बहुत ज़्यादा अहम है। पर्सनल ग्रोथ स्किल सीखना और नए-नए कोर्सेज़ करना, रिवायर कोर्सेज़ करेंगे एक मर्तबा तो आपको पता चलेगा कि ब्रेन में किस तरह की फ़ुज़ूलियात को निकाल कर हम रिवायर कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ है एडवेंचर क्रिएट करना, फैमिली के साथ और हमेशा हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चों के साथ मिलकर हम घूमने जाते हैं हस्बैंड वाइफ, कभी भी नहीं। मेरे पास अच्छे बच्चों ने ही कहा कि मम्मा कभी-कभी ऐसा भी हो कि आप दोनों एडवेंचर के तौर पर घूमने के लिए जाएँ। मैंने कहा हाँ, ये बात सही है। कहा इसलिए कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो ममाज़ बॉय या फादर्स बॉय बनकर नहीं रहते। वो सोचते हैं कि हम अकेले घूमेंगे। फिर जब अकेले घूमेंगे, तो बच्चों की आदतें माँ-बाप के साथ घूमने की ख़त्म हो जाती हैं। तो मियाँ-बीवी को दोनों को अकेले भी घूमने जाना चाहिए। मतलब दोनों को अकेले गार्डन में बैठना चाहिए, यंग यंग एज से ही ताकि बुढ़ापे तक बैठ सकें, बुढ़ापे तक जा सकें। ये होटल है जहाँ हम आके खाना खाते थे हम दोनों जब हमारा टेस्ट ये हो जाता था। ये गार्डन है, यहाँ हम लोग बैठते थे, यहाँ हम लोग वॉकिंग करते थे, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, क्योंकि आपने बहुत लंबा चलना है। और जब हेल्दी होगा, दोनों की मेंटल हेल्थ अच्छी होगी आपको फिर एक सिंपल थ्योरी, मेंटल हेल्थ जब डिस्टर्ब होती है, तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बार-बार भी बोल रही हूँ, लॉक हो जाता है सामने का ब्रेन। जब वो लॉक हो जाता है, तो हमारे इमोशंस हमको खुशी नहीं देते। कुछ भी ला लो आपके सामने सरप्राइज़िंगली, वॉव! कितना अच्छा है, आप नहीं बोल पाते। आप बोलते हैं, है मेरे पास, इसके कलर का था पहले मेरे पास। आप खुशी नहीं होती अंदर से। जब खुशी क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपका कॉर्टिसोल जो है वो रिलीज़ हो रहा है और वो है ग्रीफ हार्मोन। यानी आप पेन में हैं, तकलीफ़ में हैं, लड़ाई झगड़े के बाद नींद नहीं आ रही है, तकलीफ़ में रहते हैं। वो तकलीफ़ बनते आपके अंदर जो है थायराइड, शुगर, बीपी और उसके अलावा जो है सिस्ट और पीसीओडी, पीसीओएस इसका शिकार बना रही होती है आपको। तो और फिर हस्बैंड का भी वही होता है, उसके भी बेचारे उसके पास 2-3 चीज़ें अपने पास एक्स्ट्रा में है, उसके पास थायराइड है, बीपी है और शुगर है, इन 3 है। अपने पास वुमेन्स के लिए वो पीसीओडी, पीसीओएस वगैरह है। तो ये तीनों में से कोई ना कोई उसको भी हो जाता है जब अपन उसके पास कान में रोज़ाना चक-चक, चक-चक करते रहते हैं। तो इसको कितना अवॉइड कर सकते हैं झगड़े को, कितना एक-दूसरे से गुस्सा कम हो सकते हैं, कितनी चिड़चिड़ाहट कम कर सकते हैं, ये टारगेट आपका हो। और फिर उसके बाद क्या करें मतलब आपके पास में हाँ, एक और बात, मेंटल हेल्थ के लिए सेल्फ ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। ये आपके पास स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। मेंटल हेल्थ के लिए सेल्फ ग्रूमिंग ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए। उसके लिए सेल्फ लव होता है, यानी आपको हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार है, आप इसलिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। लेकिन कभी-कभी आपको उसको कम करके सेल्फ लव भी करना पड़ता है। ज़्यादा लिड़ो मत, ज़्यादा झुको मत, ज़्यादा लड़ो मत, ज़्यादा डिमांड माँग-माँग कर उनसे मोहब्बत मत लो। छोड़ दो थोड़े दिन के लिए। उसके बाद स्पेस दो। अपने आप से भी मोहब्बत करो, खुद पे कॉन्सन्ट्रेट करो। जब आप छोड़ देते हैं, खुद पे कॉन्सन्ट्रेट करते हैं, तो सामने वाले को ख़्याल आता है,
वरना वो एन्जॉय करता है कि मेरी बीवी मेरे पीछे है, मतलब मुझसे मोहब्बत करती है और वो करते ही रहो बोलता है। और फिर बाद में आपको जाके मूड स्विंग्स होने लगते हैं, जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, दिल बोलता है नहीं बोलो और वो पीछे पड़ता है कि तुमने ऐसा किया, तुम्हारा कुछ चल रहा है क्या, तुम्हारा वो हो रहा है क्या? इस तरह से अपने सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, अपने ज़ात पर फ़ोकस करने के लिए, अपने मेंटल हेल्थ से क ये सारी चीज़ों को हटाने के लिए, जो पोस्ट मैरिज के लोग हैं जिनके पास लड़ाई झगड़ा वो है, आप इन नंबर पर का कॉन्टैक्ट कर के अपने सेशंस बुक करा सकते हैं। जिन लोगों के पास प्री मैरिज, पोस्ट मैरिज को रिलेशनशिप से काउंसलिंग ये करनी है, पूरा कोर्स करना है, वो भी इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों को, जो नए आए हैं इसलिए बता रही हूँ, और जिन लोगों को मतलब ये है कि कंटिन्यूअसली, अभी आज का एक पेशेंट था मेरा, मैंने उनसे कहा कि आप मतलब हमारे पास ऐसा फिक्स भी होते हैं ना कि शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट है। शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट क्या होते हैं, ये कंप्लीटली सेल्फ अकेले में बात करते रहते हैं खुद से। अकेले हो जाते हैं, अलूफ़, किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, रूम बंद कर लेते हैं, खाने नहीं खाते, पसंद का खाना खाते हैं, किसी से बात नहीं करते। एक सीवियर शिज़ोफ्रेनिया होता है, एक नॉमिनल मिनिमम होता है, लेवल्स होते हैं उसके। अब वो तो शिज़ोफ्रेनिक है, लेकिन पहले ज़माने में शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो होते थे वो अकेले रहते थे, इसलिए उनकी कोई शादी-वादी होती नहीं थी। अकेले कमरों में बंद करके, या तो लड़का या लड़की कमरे में बंद करके, वैसे ही सब उसको मैड बोलते थे और बोलते थे मूड पर नहीं है, अल्लाह वाली है, ऐसे ही बंद करके पाल लेते थे। आज के ज़माने में शिज़ोफ्रेनिक टैबलेट्स देने की वज़ह से उनका पूरा वो कंट्रोल हो सकता है, मतलब उनका पूरा ब्रेन कंट्रोल हो सकता है कि नॉर्मल हो जाते हैं वो। नॉर्मल लाइफ़ गुज़ारते हैं, बच्चे होते हैं, सब कुछ होते हैं। अब उनके पास एक चीज़ होती है, जब उनका फ़ेज़ चला जाता है, यानी दवाएँ लेने के बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो उनको कहा जाता है कि आपको ट्रिगर नहीं करना है, ट्रिगर पॉइंट को सर्च करना है। ट्रिगर पॉइंट क्या है आपके? आपको अगर किसी ने ये बोल दिया तो ट्रिगर होता है, तो फ़ौरन अपने काउंसलर को कॉन्टैक्ट करके बोलो, मैं आज डल फ़ील कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं ये कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? और उसको जो है वो कंटिन्यूअसली आपने कॉन्टैक्ट करना रहता है। तो फिर वो पूरा लाइफ़ जो है ट्रिगर नहीं होता है, ट्रिगर नहीं होता है तो पूरी लाइफ़ तक भी उसको अटैक नहीं आता। मिर्गी का भी ऐसे ही है, शिज़ोफ्रेनिया का भी ऐसे ही है, ओसीडी का भी ऐसा ही है, कंटिन्यूअसली। यानी दो उनको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक साइकियाट्रिस्ट और एक काउंसलर। और इनमें जो है, जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की वज़ह से मेंटल हेल्थ होती है, उनके पास कंप्लीटली काउंसलर की ज़रूरत होती है। और काउंसलर के सामने खुद आके बोलना पड़ता है कि मुझे इन सब चीज़ों से निकलना है, मुझे इन चीज़ों में उलझना नहीं है, मैं कैसे उलझूँ? ये नहीं कि हम दोनों के बीच झगड़े सुलझा दो या फिर शौहर को समझा दो, वो सुन नहीं रहे हैं मेरी। ये सब नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि मुझे क्या करना है? हमारे यहाँ क्या होता है ना, इंसान अपनी तस्वीर सही कर ले, सब सही हो जाता है। काउंसलिंग में ये बात कही जाती है। तो यहाँ हमारा सेशन एंड होता है प्री मैरिज काउंसलिंग एंड पोस्ट मैरिज काउंसलिंग का। आपका अगर कोई सवालात है तो आप पूछ सकते हैं। जो नए जॉइन हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।